रातों में जलने वाली लौ को कभी अंधेरा नहीं डराती और साइंस समझने वालों को कभी दुनिया नहीं हराती। जिसने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया उसके सामने सबसे मुश्किल थियरी भी सिर झुकाती है। तो नमस्कार बच्चों, साइंस ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, ये सोचने की ताकत, समझने की कला और तर्क की असली परीक्षा होती है। क्योंकि साइंस में डेफिनेशन रटने से नंबर नहीं आते, फॉर्मूला याद करने से जीनियस नहीं बनते और डायग्राम देखकर कॉन्सेप्ट नहीं बैठता। उसे समझना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है और महसूस करना पड़ता है। तो 2026 का साइंस पेपर सीधे आपके दिमाग की स्पीड, लॉजिक की क्लैरिटी और कॉन्सेप्ट की पकड़ को परखने वाला है। फिजिक्स में कैलकुलेशन चूक गए तो नंबर उड़ जाएंगे और केमिस्ट्री में रिएक्शन समझ नहीं आई तो स्टेप कटेंगे और बायोलॉजी को बिना कॉन्सेप्ट पढ़ा तो ये क्वेश्चन घुमाकर गिरा देगा। लेकिन आज आप भागने वाले नहीं हैं, आप तैयार हैं, फोकस्ड हैं और साइंटिफिकली चार्ज्ड हैं। मैं आपके साथ इस मॉडल पेपर के हर सवाल को एकदम क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन, लॉजिक बेस्ड ब्रेकडाउन और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूं, ताकि इस बार साइंस पेपर आपके लिए कठिन नहीं, जीतने लायक चैलेंज बन जाए। तो बच्चों, दिमाग तेज करो, सोच जगाओ और कॉन्फिडेंस फुल चार्ज पर लाओ, क्योंकि अब शुरू होता है जैक बोर्ड साइंस मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026 का सबसे दमदार, सबसे गहरा और सबसे साइंटिफिक विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, दांतों का इनेमल किससे बना होता है? ये हमारा पहला क्वेश्चन। तो दांतों का इनेमल जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट के द्वारा बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। याद रखना, कुछ बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, एक विलियन कुचले हुए अंडों के छिलकों के साथ अपक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलियन में कौन चीज शामिल है? तो इस विलियन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, याद रखना। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में घुलनशील है, तो यह तत्व कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका कैल्शियम होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, मानव पुरुषों में यौवन की आयु यानी कि यंग एज जो होती है वो कब से कब तक होती है? तो 12 से 14 साल के भीतर में ये जो मानव पुरुषों में यौवन की आयु आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है पांचवा, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या हो जाता है? तो अवक्षेप हमारा ब्लैक कलर का हो जाता है, ऑप्शन ए काला। अगला क्वेश्चन है बच्चों 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं पूछ रहा है? ध्यान देना, हम जल्दी से क्या करते हैं, भौतिक परिवर्तन है। तो चीनी का कार्मेलाइजेशन ये हमारा भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये कैसा है? इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, फूल का मादा प्रजनन, ध्यान देना, फूल का मादा प्रजनन भाग वो कौन सा होता है? तो मादा प्रजनन भाग में वर्तिकाग्र और अंडाशय और वर्तिका ये सब चीजें होती हैं, ऑप्शन ए में आपका लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन पे अगर बात करें बच्चों 8 नंबर, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो जो सीलियरी मसल्स होती हैं उनके कारण में हमारी फोकस दूरी को एडजस्टमेंट करने की पावर आती है मानव नेत्र में। अगला क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो बच्चों, आकाश का जो नीला रंग है वो प्रकाश के प्रकीर्णन यानी प्रकाश के फैलने के कारण में होता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 10वां, लेंस की शक्ति यहाँ पे P दी हुई है -4.0, तो एक्चुअली P इक्वल टू क्या होता है? 1/f, जहां f हमारा मीटर में होता है डियर। तो -4 इक्वल टू 1/f, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 में आपका 4। इसको हम लोग क्या लिख देते हैं? 0, और ये -0.25 आ जाएगा, ये इतना मीटर। अब ये नेगेटिव है, फोकल डिस्टेंस हमारी क्या हो गई? निगेटिव आ गई। तो ये किसकी होती है? अवतल लेंस की फोकल डिस्टेंस नेगेटिव होती है, उत्तल की पॉजिटिव। तो याद रखना, इससे पहचान लेंगे। अगले क्वेश्चन में मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे यानी टीटी को एक शुद्ध छोटे टीटी से साथ संकरित कराया जाता है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे और शुद्ध छोटे पौधों का अनुपात एक्चुअली 50-50 का होता है। 50% लंबे, 50% आपके छोटे, तो रेशियो ले लोगे तो 1:1 आता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है डियर 12 नंबर, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने यहाँ पे देखिए u इक्वल टू -20 दिया हुआ है और जिसकी फोकल डिस्टेंस f इक्वल टू 25 दी हुई है, तो हमको v निकाल लेना है f, और ये आवर्धन पूछ रहा है, तो आवर्धन निकालने के लिए हमको m इक्वल टू -v/u फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे v निकालने के लिए 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v अप्लाई कर दीजिए यहां से। अब यहाँ पे जो फोकल डिस्टेंस ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, तो फोकल डिस्टेंस भी ये नेगेटिव ली जाएगी, ध्यान रखना।
क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण की जो फोकल डिस्टेंस है वो दर्पण से बाई साइड में, और दर्पण से बाई साइड मेजर की गई जो डिस्टेंसेस होती है वो नेगेटिव होती है। सो 1 बाई माइनस का 25 इक्वल टू माइनस 1 बाई 20 और प्लस का 1 बाई वी, राइट। अब यहां से 1 बाई वी कर देंगे, सो 1 बाई 20 और माइनस का 1 बाई 25। यहां से एलसीएम ले लीजिए, तो 1/5 बाहर ले लीजिए, तो क्या बचता है आपका, यहाँ पे देखिए 1/5 बाहर ले लिया, क्या बचता है 1/4, और उसके बाद माइनस का 1/5। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 माइनस का 4 और बाई में 4 पंचे 20, यहाँ एलसीएम बन जाएगा। सो 1/v इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 1/5 इंटू में 1/20, यानी कि 20 पंचे 100, 1/100। सो v इक्वल टू आ जाता है 100 सेंटीमीटर। अब यहां से हमको निकाल लेना है क्या, सो यहां से निकालेंगे m इक्वल टू माइनस वी बाई यू। सो माइनस वी मतलब माइनस के साथ में v कितना है हमारा 100 और बाई में u कितना है माइनस का 20। सो 20 ये 5 बार में कट जाएगा, आ जाएगा आपका 20 पंचे 100। m का मान कितना आएगा प्लस का 5, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, खाद्य जाल के निम्न में से क्या सत्य है। तो ध्यान देना, खाद्य जाल के लिए प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा उपलब्ध कम हो जाती है, बिल्कुल ऊर्जा विभिन्न स्तरों से हो करके उत्तरोत्तर गति करती है, बिल्कुल सही है। ए और बी आपका दोनों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे 14 नंबर, यदि किसी विशेष छोर से देखने पे परिनलिका में धारा की दिशा वामावर्त है, राइट, तो आपको पूछ रहा है परिनलिका का यह सिरा कौन सा होगा। तो जब आपका वामावर्त होता है, वामावर्त मतलब यहाँ पे देखिए मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से हमको याद रखना चाहिए। यहाँ पे ये एन का डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एन बनता है, यानी नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव बनता है, ये टेक्निक है। और साउथ पोल में यहाँ पे देखिए इस तरह से सर्कुलेशन होता है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपका साउथ पोल जनरेट होगा, ये आपका टेक्निक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए बच्चों 15 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति, तो शक्ति P इक्वल टू V इंटू आई होता है, ये सही बात है। उसके बाद V इक्वल टू आई आर रखोगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर, ये भी सही है, यानी आई स्क्वायर आर डी में दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या कर देना है, V इक्वल टू आई आर, तो यहां से I इक्वल टू वी अपॉन आर जैसे यहां पर रख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और इंटू में आर, तो आर से आर कट जाएगा, क्या बचेगा वी स्क्वायर अपॉन आर, ये भी सही होता है। क्या नहीं होता है, बी, ये नहीं होता है, शक्ति का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बी, ये आपका बुक में भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जलीय द्रव जिसे एक्वस ह्यूमर और लेंस के बीच का जो काला उद्घाटन उद्घाटन क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग पपिल कहते हैं, पुतली, ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए बच्चों 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए, ये सबको पता होना चाहिए, क्या यूज होता है, नाइट्रोजन। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे जो आपका चिप्स की थैली होती है, नमकीन होती है, कुरकुरे, ये सब में जो है नाइट्रोजन गैस भरी होती है। इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। 18 नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है, फिलहाल जनरेटर टॉपिक में नहीं है, लेकिन क्लास 9 में आपको एनर्जी का कन्वर्जन है, इसलिए आप इसको नहीं कह सकते हो कि ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस तो हटा दिया गया क्लास 10 से, लेकिन क्लास 9 में ये टॉपिक है जहां एनर्जी का कन्वर्जन होता है। तो विद्युत जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। तो विद्युत ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा जो होती है किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है विद्युत जनरेटर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल याद रखना, राइट। और जो स्पष्ट दृष्टि की जो रेंज होती है वो 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी, ये हमारी रेंज ऑफ ह्यूमन आई होती है, स्पष्ट मतलब जो शुद्ध आंख होती है उसकी। अगला, मानव आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने कहां पर बनाता है, तो अपने रेटिना पर बनाता है, राइट। तो यहाँ पे रेटिना इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों, 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण, उत्पादक जो होते हैं वो हमारे शाकाहारी यानी कि जो पौधे होते हैं, शाकाहारी जानवर भी होते हैं, लेकिन जो पौधे होते हैं
वो पौधे या फिर घास, तो यहाँ घास है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जो सूर्य के प्रकाश से जो है अपना भोजन बनाते हैं वो हमारे उत्पादक का काम करते हैं। 22 नंबर, पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण, तो साइटोकाइनिन। ध्यान देना, ये आपका पादप हार्मोन होता है जिसके कारण से पौधे परिपक्व पत्तियां और फल जो है पक करके गिरते हैं, साइटोकाइनिन के कारण। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्रभावक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों 23 के बाद 24, देखो अंग्रेजी में उसे इफेक्टर बोलते हैं। 24 नंबर, कौन सा रेफ्रिजरेटर ओजोन परत क्षरण के जो सीएफसी होता है, याद है आपको, तो सीएफसी यहाँ ऑप्शन बी आपको सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि बुक से मैच कम कर रहे हैं। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जल के साथ अधिक अपक्रियाशील है, तो सोडियम जल के साथ अधिक अपक्रियाशील है। जैसे जल के साथ संपर्क में आता है बहुत तेजी से विस्फोट करता है, आग लग जाती है। अगला क्वेश्चन है 26, यौगिक दिया हुआ इसका नाम आपको करना है, तो इसमें कार्बन की संख्या 1, 2 और 3 कार्बन है, तो मेथ एथ प्रोब, तो आप क्या लिखेंगे, प्रोब प्लस, उसके बाद यहाँ पे देखिए सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्लस एन, एन इन आइन, तो एन प्रोब प्लस एन प्लस, उसके बाद सी एच ओ, यहाँ पे एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक समूह है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें हम लोग अल जोड़ते हैं, तो क्या जोड़ देंगे, अल, सबको मिला देंगे, प्रोपेन प्लस प्रो प्लस एन यानी प्रोपेन प्लस अल, प्रोपेनल, तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनल। सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह से नामकरण किया जाता है जैसा मैं आपको समझाया हूं, थोड़ा सा आप उसी तरह से काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपक्रिया, ये जो दी हुई है यहाँ पे देखिए C6H12, ये एक्चुअली ये ग्लूकोज है, एक्वस है, और 6O2 ऑक्सीजन के साथ में मिल करके ये रिएक्शन दे देता है 6CO2, और प्लस यहाँ पे H2O, और प्लस ऊर्जा की पहचान कीजिए, राइट, इस अपक्रिया की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे ऊर्जा जो है प्लस करके ऊर्जा भी निकल रही है, इसका मतलब है कि ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है जिसमें ऊर्जा निकलती है ऊष्माक्षेपी, और जिसमें ऊर्जा यहाँ पर इस साइड में अगर एनर्जी लगी होती तो वो ऊष्मा शोषी यानी अपक्रिया को करने के लिए ही ऊर्जा की आवश्यकता पड़ जा रही है। लेकिन अगर अपक्रिया करने के बाद जो है रिजल्ट में ऊर्जा जनरेट हो रही है तो ऊष्माक्षेपी, पहले ही जरूरत पड़ जा रही है तो ऊष्मा शोषी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों, एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रभावित होती है, सो डेंड्राइट से होते हुए, कोशिका शरीर से होते हुए, अक्षतंतु से होते हुए तंत्रिका तंत्र तक होती है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट जो सीक्वेंस है वो लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों 29 पे, 3R वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका ज्योग्राफी में भी आता है 3R। तो 3R में पहले R का मतलब होता है आपका इसका मतलब होता है रिड्यूस, दूसरे आर का मतलब होता है रिसाइकल, और तीसरे आर का मतलब होता है रीयूज, राइट। तो ये आपको इसको यूज कर लेना है, नहीं समझ में आता है तो अंग्रेजी देखिए, रिसाइकल, रीजनरेट एंड रीयूज, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, राइट। तो सही हमारा जो ऑर्डर है वो आपसे पूछ रहा है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले रिड्यूस यानी कि कम करना है, तो सही ऑर्डर में कम करना, उसके बाद फिर रिसाइकल करना होता है, पुनर्जन, उसके बाद पुनः उपयोग, ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका सही हो जाएगा, राइट। कम करना, पुनः सॉरी पुनर्जनन नहीं है, ये गलत है, डी वाले में लिखा हुआ है पुनर्चक्रण होता है, राइट, हिंदी में पुनर्चक्रण होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी में देख लेना ज्यादा इजी होगा। और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है, यानी किस चीज पर निर्भर करता है, सो जो द्वार कोशिकाओं में जल होता है उसके कारण इस पर निर्भर करता है। द्वार कोशिकाओं को हम लोग यहाँ पे गार्ड सेल्स कहते हैं, वाटर इन द गार्ड सेल्स, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव है तो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।